जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 13। आज के लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ही एग्जाम लेवल के फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और क्लास में उनको अटेम्प्ट भी करेंगे। होम असाइनमेंट में आपको दो क्वेश्चन दिए थे, एक जमाल लिमिटेड, एक ज़रियाब लिमिटेड। एक जमाल लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन है ये MFA के मॉडल पेपर में से लिया गया है, और जो ज़रियाब लिमिटेड है ये भी पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। पहले हम स्टार्ट करते हैं जमाल लिमिटेड। एज़ यूजुअल हम इस क्वेश्चन को पहले कंप्लीट डिस्कस करेंगे, इसके अंदर एक एक इन्फॉर्मेशन का देखेंगे हमारे क्वेश्चन में किस जगह पे क्या इम्पैक्ट आएगा, उसके बाद हम इसको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जमाल लिमिटेड रिक्वायरमेंट डिटरमिन जेएल्स वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैक। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट से क्या हमें पता चलता है? ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है। कैसे पता चला? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या फर्क है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इंडिविजुअल कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करना। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब ये है कि टेबल बना के वेट्स के जरिए, जैसे हमने कल कैलकुलेशन की थी ना, ये आपके सामने फॉर्मेट बना के एक से ज्यादा कंपोनेंट जो हो तो हम हर कंपोनेंट की मार्केट वैल्यू और कॉस्ट के जरिए से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने इसका मतलब है कंफर्म हो गया हमें इस क्वेश्चन में कंपोनेंट्स एक से ज्यादा हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट है। कह रहा है जमाल लिमिटेड इज इंटेंडिंग टू एक्सपेंड इट्स एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस एंड कंसीडरिंग टू इशू बॉन्ड्स टू फाइनेंस द एक्सपेंशन। अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना चाहता है और इस मकसद के लिए जो पैसे चाहिए वो उसके लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस उसने क्या सजेस्ट किया है? क्या कह रहा है कि क्या सोर्स ऑफ फाइनेंस किस तरह जा रहा है? कंसीडरिंग टू इशू बॉन्ड्स टू फाइनेंस एक्सपेंशन। You have been provided with the following extracts from JL's financial statement. अब जो JL's financial statement यानी बैलेंस शीट है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, इसके एक्सट्रैक्ट्स ही हैं। 3 million ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹100 ईच। टोटल वैल्यू आ गई 300 मिलियन। तीन फिगर्स उसने हमें दिए हैं इसमें, 3 million, 100 ईच और 300 मिलियन। इनमें से सिर्फ एक इंफॉर्मेशन हमारे काम की है। क्यों? 300 मिलियन ये काम किया है? गलत, ये तो बुक वैल्यू है। हम तो मार्केट वैल्यू कंसीडर करते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए। गलत, पहला जवाब आपका गलत। 300 रेलिवेंट नहीं है और 3 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर ये रेलिवेंट है। शाबाश। अच्छा, ये 100 ईच ये रेलिवेंट है कि नहीं? 100 ईच 100 रुपीज की फिगर क्यों रेलिवेंट नहीं है? ये फेस वैल्यू है, हमें तो मार्केट वैल्यू चाहिए होती है शेयर्स की। वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम तो मार्केट वैल्यूज लेते हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या लेते हैं? ये फेस वैल्यू है 100 रुपीज, इसको इग्नोर करना है। और जाहिर है फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगी वो भी बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू नहीं है। 300 को भी इग्नोर करना है, 300 को भी, 100 को भी और 300 को भी। काम की इंफॉर्मेशन क्या है? 3 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। ये कैसे काम किया है? इसको हम एक शेयर की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसे 3 मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास टोटल मार्केट वैल्यू आ जाएगी शेयर्स की। कैसे आएगी टोटल? कैसे आएगी? नंबर ऑफ शेयर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किससे? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से। और नॉर्मली मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? पहले कैपएम से कॉस्ट ऑफ कैपिटल और फिर डीवीएम से मार्केट वैल्यू। ये नॉर्मल रूटीन का तरीका है। लेकिन आपको पता है बाज़ औक़ात हम डीवीएम से भी कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, आगे शेयर्स आर कोटेड एट ₹475। कोटेड का मतलब सेल परचेज हो रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में। कम डिविडेंड। अब कम डिविडेंड को अंडरलाइन करना है आपने। कम डिविडेंड का मतलब क्या है? इसमें डिविडेंड की प्राइस शामिल है। हम याद रखें, हमें जब कभी भी प्राइस चाहिए, चाहे फार्मूला के जरिए से हमने कैलकुलेट करनी हो या फार्मूला के जरिए से कैलकुलेट करके प्राइस आए, हमने फार्मूला में जो प्राइस यूज करनी है वो भी, और जो फार्मूला अप्लाई करके प्राइस आती है वो भी। जो प्राइस इनपुट होगी फार्मूला में वो भी, और जो आउटपुट होके आएगी वो भी हमेशा एक्स डिविडेंड प्राइस होती है, यानी डिविडेंड के बगैर। अब ये एक्स डिविडेंड प्राइस क्या है और कम डिविडेंड प्राइस क्या है, इसको समझ लीजिए। आपने अगर कंपनी लॉ पढ़ा है तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ा तो बता रहा हूं। स्टॉक एक्सचेंज में डेली बेसिस के ऊपर शेयर परचेज होते हैं
उसमें शेयर्स की एक वैल्यू होती है लिस्टेड प्राइस जिसके ऊपर ट्रेड हो रहे होते हैं। फर्ज कीजिए एक शेयर की प्राइस है 120 रुपये, ठीक है 120 रुपये उसकी प्राइस है। आज कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि हम इंटरिम डिविडेंड या फाइनल डिविडेंड प्रपोज करते हैं कि वो डिविडेंड होगा 10 रुपये। अब बताइए इस इंफॉर्मेशन का अभी डिविडेंड पे नहीं हुआ, आपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा कि जब डिविडेंड अनाउंस होता है उसके बाद 10 वर्किंग डेज का टाइम होता है, 10 दिन का टाइम होता है, 10 दिन में डिविडेंड पे करना। अगर डिविडेंड आज अप्रूव हो गया है, पे 10 दिन के अंदर होना है। बताइए स्टॉक एक्सचेंज में मीटिंग से पहले शेयर की प्राइस चल रही थी 120 रुपये, जब 10 रुपये डिविडेंड पर शेयर की खबर जाएगी स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर की प्राइस में क्या फ़र्क पड़ेगा? सेम रहेगी, बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ जाएगी? 10 रुपये से, क्योंकि अब पता चल गया कि अब शेयर की 120 रुपये तो उसकी अपनी प्राइस है। अब जो जिसके पास शेयर है उसे अगले 10 दिन के अंदर 10 रुपये डिविडेंड भी मिल जाना है, तो शेयर की प्राइस बढ़ के क्या होगी? 120 से बढ़ के 130, 130। इस 130 को हम कहते हैं ये है प्राइस कम डिविडेंड। शेयर प्राइस कम डिविडेंड का मतलब क्या है? क्यूमुलेटिव डिविडेंड इंक्लूडिंग डिविडेंड, कम डिविडेंड। और जिस दिन डिविडेंड पे हो जाएगा 10वें दिन, उसके बाद शेयर की प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम होके कितनी? 120। 120 को कहते हैं एक्स डिविडेंड प्राइस। क्या कहते हैं? एक्स डिविडेंड प्राइस। भाई एसी 254, इतने एसी ऐसे ना करें, वो एसी भी चल रहा है, ये भी इसको बंद कर दें, इसको बंद कर दें और इसको बंद कर दें। ये 3 एसी स्टूडेंट्स बीमार हो जाएंगे। मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं, चला रहने दो। ये 2 बंद कर दीजिए, बाकी चले रहने दें 4। ये भी चलवा दें। कूलिंग ज़्यादा मुझे ज़्यादा महसूस हो रही है, आपको नहीं महसूस हो रही? अरे हाँ जी, चले हम फर्म के काम से आर्टिकल में जाते हैं ना कभी बाहर इस्लामाबाद वगैरह, तो हमें होटल में स्टे करते थे। तो हमारे कुछ सीनियर होते थे, क्या करते थे, सर्दी मौसम होता था हल्के ठंड वाला, एसी चला के कंबल एरिया करते थे। उनसे पूछते थे ये क्या कर रहे हैं भाई? कहते सहूलत है तो फ़ायदा क्यों ना उठाएं? तो आप भी लगता है सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। फ़ायदा उठाना है उठा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर से कंबल ले आइए। तो घर वाले नहीं कंबल देते, हाँ तो बेचना ना करें, घर वाले कंबल। तो शेयर भाई एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड प्राइस समझ आ गई? एक्स डिविडेंड प्राइस कौन सी है? शेयर की वो प्राइस जो डिविडेंड के बगैर है। कम डिविडेंड प्राइस कौन सी है? शेयर की वो प्राइस जिसमें डिविडेंड शामिल है। हमें हमेशा कौन सी प्राइस चाहिए? एक्स डिविडेंड प्राइस। अगर तो उसने ऑलरेडी एक्स डिविडेंड प्राइस दी है, बहुत अच्छा। अगर उसने कम डिविडेंड प्राइस दी है, आपने पहले एक्स डिविडेंड कैलकुलेट करनी है, फिर उस एक्स डिविडेंड को यूज करना है। क्योंकि आप थोड़ा सा सोचें कि असल में जो शेयर की प्राइस है वो तो एक्स डिविडेंड प्राइस ही है ना, जो ऊपर की अमाउंट ऐड हुई है वो तो डिविडेंड है, वो शेयर की प्राइस थोड़ा ही है, वो तो डिविडेंड फैक्टर है। तो हमें प्राइस हमेशा कौन सी चाहिए? एक्स डिविडेंड प्राइस। यहां पे कह रहा है शेयर्स आर कोटेड एट ₹475 कम डिविडेंड, द डिविडेंड ऑफ ₹25 पर शेयर इज ड्यू शॉर्टली। ड्यू शॉर्टली को अंडरलाइन करें। ड्यू शॉर्टली का मतलब क्या है? अभी पे होना है। अच्छा, अभी पे होना है, अभी पे हुआ है या अभी पे होना है, वो कौन सा डिविडेंड होता है? डी नॉट। तो इधर लिख लीजिए डी नॉट 25, ताकि सनद रहे, बवक्ते जरूरत काम आवे। 25 डी नॉट, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, मेरा क्वेश्चन सोच के जवाब देना है, क्या ये जो 25 रुपए का डिविडेंड है इस 475 में शामिल है? कैसे पता चला शामिल है? कम डिविडेंड है, इसलिए इसमें लिख लीजिए शेयर प्राइस इज इक्वल टू शेयर प्राइस एक्स डिविडेंड
इज इक्वल टू 475 माइनस 25 इज इक्वल टू 450। आइंदा आपने जहां जहां शेयर की प्राइस यूज करनी है 475 की बजाय कौन सी प्राइस यूज करनी है? 450। यहां डन। ये कम डिविडेंड और एक्स डिविडेंड बात समझ आ गई? ये कल एंड पे आके वो ये बात मैं कर रहा था कि कम डिविडेंड प्राइस माइनस डिविडेंड इज इक्वल टू एक्स डिविडेंड प्राइस। हमें एक्स डिविडेंड चाहिए हमेशा। अगर दी है उसने बहुत अच्छा, नहीं दी तो कैलकुलेट करें। डन जी, आगे चलते हैं। जेल हैज पेड फॉलोइंग डिविडेंड्स ड्यूरिंग पास्ट 4 years। ये उसने पिछले सालों का डाटा दिया हुआ है। किस लिए? जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन एक मिनट ठहर जाए, जी की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत क्या है? जी की वैल्यू तो कैलकुलेट करते थे डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल यूजिंग ग्रोथ मॉडल में, और वो यूज करते थे हम प्राइस के लिए। प्राइस ऑलरेडी उसने दी हुई है। कॉस्ट तो कैपेम से यूज होगी कैलकुलेट। कैपेम का डाटा नहीं। हाँ अच्छा, कैपेम का डाटा नहीं है तो डीवीएम से कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है। प्राइस दी हो तो कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है। कॉस्ट दी हो तो प्राइस कैलकुलेट हो सकती है। यहाँ पे प्राइस दी हुई है तो कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है। लेकिन अब पहले आपने जी कैलकुलेट करना। कैलकुलेट करें भैया, कैलकुलेट। क्या 26%? 4 year लिए ना आपने? क्लास में कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा जरूर होगा जिसने 4 year लिए होंगे। किसने 4 year लिया? किसने? आपने 4 year लिया, देखा? और किसी ने जिसने 4 year लिए हो? शाबाश शाबाश। 4 years क्यों लिए आपने? 5 साल हैं तो 4 years आएंगे। कितने कौन कौन सा साल है? कैसे कैसे? यही पॉइंट था जिसपे आई कि आपने आपको ट्रैप किया है। 5वां साल उसने टेबल से बाहर दे दिया। अभी पे ये डिविडेंड, लेटेस्ट डिविडेंड कौन सा है? 20 के 25। इस सवाल का जवाब दे दिए। लेटेस्ट डिविडेंड, आखिरी डिविडेंड कौन सा है? 25 25। समझे? तो भाई ने ठीक किया है, शाबाश शाबाश। 25 और n कितना हो जाएगा? 4। साल 5 है, n 4 पता है ना कैसे होगा? क्योंकि एक से ईयर 1 से ईयर 2 पे जाने में 1 साल गुजरता है, 2 नहीं गुजरते। अब कैलकुलेट कीजिए कि मैं भी आपके साथ कैलकुलेट कर दूं ग्रोथ। चले ग्रोथ रेट कैलकुलेट करेंगे हम। मैं अभी शो करवाता हूं आपको, पहले आप खुद कैलकुलेट कर लें। अब देखिए, इससे जी निकल आया, मार्केट वैल्यू पहले पता है, डिविडेंड भी पता है, फार्मूला से कॉस्ट आ गई। लोन वाज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए बैंक 2 years ago एंड इज रीपेबल इन 10 years टाइम। लोन का सबसे आसान कॉस्ट कैलकुलेट करना किसकी होती है भला? लोन की। कैसे? इंटरेस्ट रेट इनटू 1 माइनस टी। टैक्स रेट उसने दिया हुआ एप्लीकेबल टू जीएल इज 30%। कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कंपोनेंट कितने हमारे? 2। अच्छा ध्यान में रखिएगा, रिटेन्ड अर्निंग की कोई अलग से कॉस्ट नहीं होती। जो शेयर्स की कॉस्ट होती है वो ही रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट होती है। अलग से रिटेन्ड अर्निंग की कोई कॉस्ट नहीं होती। टेबल में आपको 3 आइटम नजर आ रही होंगी, इसका ये मतलब ये कंपोनेंट 3 है। शेयर और रिटेन अर्निंग, इनकी एक ही कॉस्ट होती है, वो क्या होती है? मार्केट वैल्यू। जब हम शेयर की मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं ना, उसकी शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें रिटेन अर्निंग ऑटोमेटिकली शामिल होती है। रिटेन अर्निंग की लहदा कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करनी, लिख लें। रिटेन अर्निंग की लहदा कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करनी, लिख लें। रिटेन अर्निंग की वो शेयर में ऑटोमेटिकली शामिल है। रिटेन अर्निंग की लहदा से कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करनी, शेयर्स में ऑटोमेटिकली शामिल है। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। ऑर्डिनरी शेयर्स है और लॉन्ग टर्म लोन है, 2 कंपोनेंट्स, ऐसा ही है। ऑर्डिनरी शेयर्स
और लॉन्ग टर्म लोन। मार्केट वैल्यू क्या है? एक भाई पहले मार्केट, पहले बताए किसकी कॉस्ट कैलकुलेट करूं, ऑर्डिनरी शेयर के लॉन्ग टर्म लोन? लॉन्ग टर्म लोन, शाबाश, झटका अप्रोच, नो प्रॉब्लम। लॉन्ग टर्म लोन क्या है? 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टैक्स रेट 30% है, ये आ जाएगी 10% मल्टीप्लाइड बाय 70%, नेट ऑफ टैक्स 1 माइनस टी डायरेक्ट करे, 30% नहीं है, 1 माइनस टी 70% है, 7%। इसमें कोई प्रॉब्लम? और मार्केट वैल्यू क्या है? ये तो उसकी लोन की अमाउंट है, कोई मार्केट वैल्यू। मिलियंस में करना है हमने क्वेश्चन, तो ये 650 आ जाएगा। इस में रखिएगा मिलियंस में कर रहे हैं हम, कि 1000 में करना है? मिलियंस में कर रहे हैं, गुड। अब आते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स की तरफ, ठीक है। मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू एक शेयर की कितनी है? 450, ये तो 475 है, कम डिविडेंड। तो हमें प्राइस हमेशा कौन सी यूज करते हैं? एक्स डिविडेंड 450। और जो कैलकुलेशन करके अगर फार्मूला के जरिए से शेयर प्राइस आती है, वो भी हमेशा कौन सी होती है? एक्स डिविडेंड ही होती है। तो यहाँ पे 3 मिलियन शेयर है, एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 450, तो 3 मिलियन शेयर्स की कितनी होगी? 3 मिलियन इंटू 450, 1350, ये ले जी 1350। अब कॉस्ट कैलकुलेट करनी है इसकी। इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कैपम का फार्मूला होता है, डीवीएम से भी आ जाती है, पक्की बात है। डीवीएम से कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है इक्विटी की, कि कैपम से ही? दोनों से हो जाती है, लेकिन डीवीएम से तब होगी जब उससे प्राइस दी होगी। चलिए जी, अगर कैपम दिया हुआ है तो आप कैपम के जरिए कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, कैपम नहीं है फिर डीवीएम की तरफ जाना है। पहले डीवीएम की तरफ नहीं जाना, क्योंकि डीवीएम का प्राइमरी पर्पस मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना है, कॉस्ट नहीं है। हाँ, मजबूरी में फिर हम कॉस्ट के लिए भी उसी फार्मूला को रीअरेंज करके यूज कर लेते हैं। तो कॉस्ट के लिए फार्मूला ये था, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डी नॉट, क्या हमें D1 की वैल्यू उसने दी है? नहीं, तो D0 इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय P0 प्लस जी। ये कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, और कॉस्ट ही कैलकुलेट करनी है, रीअरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। शाबाश। D0 कितना है? अभी भी समझ नहीं आया पॉइंट। D0 कितना है? 20 के 25 है, 25 है। 20 तो उसने डाटा टेबल के अंदर दिया हुआ है, वरना लेटेस्ट डिविडेंड जो है वो ये है, लेटेस्ट 25 ड्यू शॉर्टली। डी नॉट भाई D1 कौन सा होता है? जो अभी शॉर्टली पे होना है, जो साल बाद पे होना है, साल बाद पे होना है, वो D1 है। D0 कौन सा है? जो अभी पे होना है या अभी अभी पे हुआ है, दोनों को D0 ही है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? ये काउंटिंग नहीं है कि वो पेड की और एंट्री है तो पेबल की और एंट्री है। ये फाइनेंस है, कहता है 1-2 दिन पहले पे किया या 1-2 दिन बाद पे किया, मतलब अभी पे किया, दोनों D0 है। ये D0 है 25 इंटू 1 प्लस जी। अब जी पता नहीं क्या है, जी का फार्मूला क्या है? एंड प्राइस इज इक्वल टू स्टार्ट प्राइस इंटू 1 प्लस जी पावर n, यही था। एंड प्राइस कितनी है? 25, स्टार्ट प्राइस कितनी है? 10 इंटू 1 प्लस जी, n कितना है? 4। यूज कर, कैलकुलेट कर लें इसको। ना भैया ना, आप पे नहीं मैंने रहना। 25 डिवाइडेड बाय 10 ये आ गया, इसकी पावर हो गई 1 डिवाइडेड बाय 4, माइनस कर दिया 1, ये आ गया 25.7433, यानी 25.74 कर लें कि राउंड ऑफ कर लें? कितने स्टूडेंट का ख्याल है 25.74 के साथ करें? कितने स्टूडेंट का ख्याल है राउंड ऑफ कर लें?
25.74 के साथ करते हैं। G इज इक्वल टू 25.74%, तो ये आ गया 1 प्लस जी 1.2574 डिवाइडेड बाय प्राइस कितनी है 4x डिविडेंड के कम डिविडेंड, हमेशा x डिविडेंड यूज करनी है। 450 प्लस जी 0.2574, अब करें इसको 32.73, ये हमारी है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इधर वर्किंग लिख दें तो लिख दीजिए 32.73% वर्किंग वन, ये आ गई वर्किंग वन। कोई प्रॉब्लम यहाँ? अब कैलकुलेट कर लें फिर आप 2000। ऑर्डिनरी शेयर की कॉस्ट क्या आएगी, कैलकुलेट कीजिए आप। 1350 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 32.73%, 22.09%। और लॉन्ग टर्म लोन की 650 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाई बाय 7%, 2.28%, 24.37%। ये है जी आपका कॉस्ट। देखिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, नोट्स में 24.5 वो राउंडिंग ऑफ की वजह से, ऐसे ही है ना। इसको राउंडिंग ऑफ करके उन्होंने क्या कर लिया था 33, इस वजह से जो फाइनल वैल्यू कॉस्ट है में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने राउंड ऑफ करके इसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया था। जी कुछ समझ आया? तो ज़रा मुझे रुक के बताइए, इस क्वेश्चन में आपने नई चीज़ क्या सीखी? कम डिविडेंड, शाबाश। और कोई चीज़? हाँ, रिटेन्ड अर्निंग की अलग से कॉस्ट नहीं होती, वो शेयर्स में शामिल है। शाबाश, ये दो चीज़ें इनको नोट कर लीजिए कहीं पे, ताकि आइंदा सिर्फ इन दो चीज़ों को आप पढ़ें तो आपका क्वेश्चन रिवाइज। और तो कोई नई चीज़ नहीं थी ना, बाकी की सारी। हाँ, एक और नई चीज़ सीखी है। हाँ, डिविडेंड उसने टेबल से बाहर दे दिया था, ये चालाकी खेली है उसने हमारे साथ, वो चालाक है। कोई बात नहीं, अब हमें पता चल गया कि ये भी काम करता होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें या छुट्टी करें? छुट्टी करें, बड़ा खुश होते हैं छुट्टी के नाम। हाँ, छुट्टी में से समझ कि आप बताओ, उस्ताद भी हो फिर भी पर क्या करें, करना तो करना है, जाओ भी जाओ, करना तो पड़ेगा। चलिए जी, ये है सबसे पहले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कौन सा है जी? ये है स्प्रिंग 22 का क्वेश्चन 6, दरियाब लिमिटेड। एज यूजुअल पहले डिस्कस करेंगे, इसका टाइम। सबसे पहले रिक्वायरमेंट में देखिए क्या पूछ रहा है। रिकमेंड द फाइनेंसिंग प्रपोजल दैट वुड रिजल्ट इन लोअर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मुझे कह रहा है वो फाइनेंसिंग प्रपोजल बताओ जी। इसका मतलब कोई ना कोई फाइनेंसिंग प्रपोजल डिस्कस कर रहा होगा एक से ज्यादा, और कह रहा है कि मुझे वो वाला प्रपोजल बताओ जिसकी कॉस्ट कम है। तो देख से किसकी कॉस्ट कम है। ज़रियाब लिमिटेड इज इंगेज्ड पहले वाला तो इरेज कर लें। कह रहा है ज़रियाब, अटेंटिव हो जाए, स्टार्ट करें। ज़रियाब लिमिटेड is engaged in manufacturing and selling sports goods. Following information has been extracted from the latest financial statement of ZL.
5 million ordinary share at the rate of ₹10 each, 50 million अमाउंट हो गई। 3 फिगर्स उसने दी हैं, नंबर ऑफ शेयर, फेस वैल्यू, टोटल कैपिटल। कौन सी एक चीज हमारे लिए रेलिवेंट है? नंबर। क्यों फेस वैल्यू क्यों नहीं अहम? क्योंकि कॉस्ट मार्केट वैल्यू की बेस पे कैलकुलेट होती है। हम अपने पूरे देखें फॉर्मेट के अंदर ही ऊपर हमने क्या लिखा हुआ है? मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू नहीं लिखी हुई। इसलिए हमारे लिए इस पूरे में सबसे अहम चीज क्या है? नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, इसको हम शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी। अगर तो उसने शेयर प्राइस खुद से दी हुई, बहुत अच्छा। अगर खुद से ना दी हुई, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? डीवीएम से। खुद से दे दी, बहुत अच्छी बात। खुद से ना दी तो 8% बैंक लोन, सबसे आसान कॉस्ट। ये तो आप अभी कैलकुलेट कर दें। नेट ऑफ टैक्स, टैक्स रेट कौन सा है? 30% नीचे बताया हुआ उसने, तो इसको तो अभी कर दे। 38 से 7 8 56 5.6% कॉस्ट है। ठीक है, ये सबसे आसान। और वो किधर रिटेन अर्निंग किधर गए है? नहीं दिया भी होता तो इग्नोर ही करना था हमने। मैं तो इग्नोर करने के लिए पूछ रहा था किधर है, ताकि मैं उसको इग्नोर कर सकूं, लेकिन वो है ही नहीं। ये तो अच्छी बात है। तो अभी तक हमने बैंक की जितनी इंफॉर्मेशन दी उससे बैंक की कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। ऑर्डिनरी शेयर्स है, इसकी हमें एक शेयर की मार्केट वैल्यू चाहिए, एक शेयर की कॉस्ट चाहिए, इसकी भी वेटेड एवरेज निपटा देंगे। एग्रीड? कैसे कैलकुलेट होगी? मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे पहले ऑर्डिनरी शेयर्स की, मार्केट वैल्यू आ गई, फिर उसके बाद कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद डिवीजन ही है, वो तो 5वीं क्लास का बच्चा भी कर सकता है। शेयर ऑफ ZL आर करंटली ट्रेडिंग एट ₹25 each। 25 each। मुबारक हो भाई, मुबारक हो। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, खुद ही दे दी उसने। और एक और मुबारक हो, किस बात की? कम डिविडेंड नहीं है, एक्स डिविडेंड। खुद से ही एक्स डिविडेंड दे दी, जो खुद से प्राइस दी, कुछ नहीं मेंशन किया, तो कौन सी प्राइस है? एक्स डिविडेंड। लेकिन कम डिविडेंड दिया भी होता तो बड़ी मुश्किल थे, और डिविडेंड को माइनस कर देता, खत्म। ये अच्छी बात होगी। शेयर द रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज 6%, whereas the गवर्नमेंट रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या है? रिस्क फ्री रेट। मतलब कैपेम यूज होगा, मतलब कैपेम यूज होगा। कैसे पता चला कैपेम यूज होगा? रिस्क फ्री रेट उसने दिया है। रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड रिस्क फ्री रेट है। एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट इज 10%। मार्केट का रिटर्न कितना है? पूरी स्टॉक एक्सचेंज ऑन एवरेज कितना कमा रही है? 10%। रिस्क फ्री 6% है। रिस्क प्रीमियम कितना आया? बीटा कितना है? 0.9। अब एक जादू दिखाऊं। मैंने अभी कोई कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन आपका जो आंसर आएगा ना कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो 10% से कम आएगा। ये जादू आपको भी आता है? कैसे? बीटा इज लेस देन 1। शाबाश शाबाश। अब आपके पास 1.5 मिनट है, मुझे 1.5 मिनट में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करके दीजिए। मैं भी साथ करता हूं, देखते हैं पहले कौन करता है। दो कंपोनेंट है अभी तक सिर्फ, बाकी उसके बाद अगली कहानी ऑप्शन वाली शुरू हो गई है। दो कंपोनेंट हैं, एक है ऑर्डिनरी शेयर, एक है बैंक लोन। ऑर्डिनरी शेयर्स और फिर है बैंक लोन। लगे तो बैंक लोन निपटा दे जाते हैं। 8% है, 30% रेट है, इसकी कॉस्ट आ जाएगी 8% मल्टीप्लाइड बाय 70%। 1 माइनस 30 70%। 856 5.6 पर इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? बैंक लोन की तो जो वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू 25 मिलियन। मैं मिलियंस में राउंड ऑफ करके करूंगा, इसलिए इसको मैं 25 लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं 5 मिलियन, वैल्यू है एक शेयर की 25। तो बहुत ही आसान हो गया, उसने शेयर वैल्यू खुद से कैलकुलेट करके दे दी। तो ये आ गया 5 मिलियन इंटू 25, ये आ गया 5 मिलियन इंटू 25। कितना हुआ ये? 125 है, 125। और कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल
ये डीवीएम से भी कैलकुलेट हो सकती थी, कैपएम से भी। कैपएम है, खुद बता दिया है, कैपएम का तो काम ही यही है, स्पेशल मेथड इजाद ही इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हुआ है, इसको यूज करेंगे। रिटर्न क्या है, रिस्क फ्री रेट 6% प्लस बीटा 0.9 इंटू मार्केट रेट 10% माइनस 6%, 6%, 4×4=36, 3.6, 9.6%। अब क्या करना है, 125, 125, 150। अब कैलकुलेशन 120 ऑर्डिनरी शेयर की क्या है, 125 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 9.6%, 8 एग्जैक्ट 8%, पूरा 8%, राउंड ऑफ किए बगैर 8%। और बैंक लोन की 25 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 5.6, 0.93, 0.93%, 8.9। ये याद रखें एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग है। क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ ले। चेक पॉइंट, पहला चेक पॉइंट, सारे तसल्ली से अगर कोई पीछे है तो साथ मिल जाए, फिर इसके बाद इकट्ठे होके अगले पड़ाव की तरफ चलेंगे। समझ आ रही है हमें कि धड़ाधड़ छाप रहे हैं? ओके। आपका कैलकुलेटर किधर है? 50,000 के मोबाइल से 1500 वाले कैलकुलेटर का काम लेना, क्या ये एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज है? भाईजान ऐसे ना करें, कॉस्ट बच जाती है, वो एग्जाम में लाउड नहीं है, एग्जाम में लाउड नहीं है। कभी ऐसा देखा कि सिपाही सारा साल शाहीन मिसाइल की प्रैक्टिस करते रहे हो, जब जंग छिड़े तो गोरी मिसाइल लेके चले जाए? वो नहीं चलेगा, चलाना नहीं है, पता ही नहीं कौन सा बटन दबाना है। तो जो प्रैक्टिस होती है ना आपकी, 6 महीने कैलकुलेटर के ऊपर प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम में जाके वो हाथ चलता है वैसे ही। सारा साल मोबाइल के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाएंगे, नहीं चलेगा हाथ। गलत नहीं, मैं आपको नहीं, देखिए मैं किसी भी स्टूडेंट को नहीं हाईलाइट करता, मतलब मैं इश्यूज वो बताता जो अक्सर स्टूडेंट के होते हैं। वो तो वैसे कोई ना कोई स्टूडेंट नजर आ जाता है, पकड़ा जाता है तो याद आ जाता है मुझे, ये बात भी मैंने स्टूडेंट्स को बतानी है, ठीक है, वरना वो नहीं, मुझे अंदाजा है। हाँ बिल्कुल समझ आ रही है आपको और आप ठीक कर रहे हैं। मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ, आपकी थोड़ी कर रहा हूँ ये बात। फटाफट कीजिए, फटाफट फटाफट भाई, क्लियर हो गया यहाँ पे? कोई प्रॉब्लम, किसी स्टूडेंट को कोई स्टेप समझ नहीं आया तो होते, फॉर्मेट नहीं हिलाना हमने, क्वेश्चन कोई सा भी हो जाए फॉर्मेट यही रहेगा हमारा। आगे चलें, नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। कह रहे ZL is planning to set up another factory in Peshawar for which it would need finance of rupees 150 million for 4 years। अब चाहे दूसरी ऑप्शन प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे दूसरी ऑप्शन बॉन्ड्स हो, चाहे दूसरी ऑप्शन रिडीमेबल बॉन्ड हो, मार्केट वैल्यू 150 ही आएगी। एग्री करते हैं कि नहीं? पक्का, क्योंकि चाहिए 150 मिलियन। आगे चलते हैं। फॉलोइंग टू फाइनेंसिंग प्रपोजल आर अंडर कंसिडरेशन ऑफ ZL's मैनेजमेंट। अच्छा, अब मेरा ये ख्याल है ऊपर वाला हिस्सा इंडिपेंडेंट और नीचे वाला इंडिपेंडेंट है, हम इन दोनों को कंपेयर करके देखेंगे, जिसकी कॉस्ट कम हुई वो ऑप्ट कर लेंगे। ऐसा होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। एग्जिस्टिंग के साथ न्यू वन, ऑप्शन 1, फिर एग्जिस्टिंग के साथ ऑप्शन 2, फिर दोनों में से जो लोअर होगा वो, क्योंकि बाज़ औक़ात न्यू ऑप्शन एग्जिस्टिंग कैपिटल को इफेक्ट करती है, उसके स्ट्रक्चर को इफेक्ट करती है। पहली ऑप्शन, इशू 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, द प्रेफरेंस शेयर वुड बी रिडीमेबल एट पार एट द एंड ऑफ 4th ईयर। अब वो रूल सुन लीजिए जो आपको सिखाया था, और ये लिख ले। अगर कोई सिक्योरिटी, इफ a security is issued at par and redeemable at par, its coupon rate is its IRR।
if a security is issued at par and redeemable at par, issued भी at par हो, redeemable भी at par हो, IRR कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, कूपन रेट ही IRR है। नहीं यकीन ना आपको, नहीं कैलकुलेट करके देख ले, कैलकुलेट करके देख ले, हाँ कैलकुलेट करके अच्छा देख भी लिया है इतनी जल्दी, शाबाश शाबाश। लेकिन एक जगह पे आप जाके फंसेंगे, वो भी नहीं बताऊंगा, जब उस जगह पे जाके फंसेंगे फिर आपको बताऊंगा कि प्रेफरेंस शेयर हो तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर बॉन्ड इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार होना, फिर उसका कूपन रेट उसकी IRR नहीं है। फिर सुने रूल सुने, कोई भी सिक्योरिटी अगर इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार है तो उसकी कूपन रेट ही IRR है। इशूड एट पार रिडीमेबल पार है तो कूपन रेट ही भाई ये तो शेयर हो गया। इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार है तो उसका कूपन रेट ही IRR है। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर है तो यहां पे बात खत्म। अगर बॉन्ड है ना तो 1 - T के साथ मल्टीप्लाई करना ना भूलना, उसमें फिर आपका रेट 9% नहीं आएगा। जैसे ये देखें, ये प्रेफरेंस शेयर है ना, ये इशूड एट पार है क्या, इशू एट 100 ही फेस वैल्यू है। फेस एट पार का मतलब क्या है, फेस वैल्यू पे इशू करना। रिडीमेबल एट पार का मतलब क्या है, फेस वैल्यू पे रिडीम करना। इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार ही है ना, इसकी IRR क्या है 9 कूपन रेट यानी 9%। लेकिन यही अगर बॉन्ड होता ना, लिखा होता है इशू ऑफ बॉन्ड ऑफ ₹100 ईच, तो फिर भी इसकी IRR कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, कूपन रेट ही IRR होता। लेकिन फिर कूपन रेट को नेट ऑफ टैक्स करना था। समझे कि नहीं समझे, समझे कि जी हाँ, सिक्योरिटीज शेयर इसलिए नहीं बोला क्योंकि शेयर और डिबेंचर दोनों के लिए सेम रूल है, दोनों में ही IRR कैलकुलेट करने की जरूरत, लंबा चौड़ा फार्मूला कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वो समझ आया कि नहीं आया? हाँ, बॉन्ड में अगर यही केस आया तो आपने सिर्फ एक काम करना है, टैक्स एडजस्ट करना है, क्योंकि बॉन्ड में आपको पता है टैक्स एडजस्ट करते हैं। तो बताइए अब इसमें इसकी कॉस्ट क्या आई, 9%। कर लें इसको अटेम्प्ट। प्रेफरेंस शेयर नेट ऑफ टैक्स नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड टैक्स डिडक्टेबल नहीं होता। बॉन्ड पे इंटरेस्ट मिलता है, वो टैक्स डिडक्टेबल होता है। करें जी इसको पहली ऑप्शन के साथ। पहली ऑप्शन, अब देखिए पहली ऑप्शन में एग्जिस्टिंग को ऐड मिलाना है कि नहीं साथ, ऑर्डिनरी शेयर्स, बैंक लोन, और फिर क्या था, प्रेफरेंस शेयर। ऑर्डिनरी शेयर 125, कॉस्ट है 9.6, दोबारा वर्किंग शो करवाने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी ऊपर हुई है। बैंक लोन 25, 5.6%। प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, इधर तो 100 लिखा है, वो एक शेयर की इंफॉर्मेशन दी है। टोटल हमें 150 मिलियन चाहिए, तो ये 150 मिलियन आ गया इधर। और इसकी कॉस्ट क्या है, क्यों, ये तो रिडीमेबल है ना, रिडीमेबल है, रिडीमेबल सिक्योरिटी की कॉस्ट तो इसकी IRR होती है, तो वो हाँ इसका कूपन रेट इसकी IRR है। क्यों, कैसे पता चला कूपन रेट है, इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, इशूड एट पार, तो इसकी कूपन रेट ही इसकी IRR है 9%। 150, 300, 125 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 9.6, 4% पूरा, 4.00%। बैंक लोन की कॉस्ट 25 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 5.6, 47%, 0.47।
प्रेफरेंस शेयर के 150 डिवाइडेड बाय 300 9 4.5 4.50%, 8.97%। चेक पॉइंट। यहाँ पे मैच कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। तसल्ली से नोट करो। दिखाइएगा। ये समझ के कर रहे हैं ना, सिर्फ कॉपी पेस्ट नहीं करना। समझ आ गया सर? एक एक क्वेश्चन का लफ्ज आपको मतलब पता होना चाहिए, इसका क्या मतलब, कहाँ यूज होना, एक एक कैलकुलेशन जो आपने किया पता होनी चाहिए, फिर टॉपिक समझ आएगा क्वेश्चन सॉल्व, वरना नहीं। क्लियर है? कहीं पे भी ऐसा नहीं कि सर ने ऐसे किया तो मैं भी ऐसे निपटा दूं, ऐसे नहीं करना। कोई कैलकुलेशन किसी स्टूडेंट से अगर नहीं हो रही, रुक के पूछ ले मेरे से। परेशान लग रहे हो? हाँ परेशान हो, नीचे वाला भी छोड़ दो, करते हैं ना अभी। आगे चलें? कोई स्टूडेंट जो अभी भी कर रहा हो? अच्छा आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेकंड। जी जी, इसमें बॉन्ड भी तो लॉन्ग टर्म लोन की फॉर्म है ना? बॉन्ड भी बिल्कुल लॉन्ग टर्म लोन ही है। सर जो डिबेंचर्स है वो भी लॉन्ग टर्म लोन? बिल्कुल ऐसे है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बॉन्ड और डिबेंचर में कोई फर्क ही नहीं है। तो सर कूपन रेट इसकी आईआरआर होती है, तो इसको नेट ऑफ टैक्स क्यों नहीं करते? ये भी लोन ही है। करते हैं नेट ऑफ टैक्स, बॉन्ड को भी नेट ऑफ टैक्स करते हैं और डिबेंचर को भी करते हैं। अभी नहीं आपने लिखवाया ना, नहीं करते डिबेंचर्स को। सिक्योरिटी लिखवाया ना। सिक्योरिटीज इसलिए लिखवाया है क्योंकि सिक्योरिटीज में शेयर और डिबेंचर दोनों शामिल होते हैं, दोनों शामिल होते हैं। तो सर फिर ये नेट ऑफ टैक्स क्यों नहीं है? इसमें तो आईआरआर आपने लिख दिया ना, कूपन रेट विल बी इट्स आईआरआर। एक मिनट ठहर जाए, अब तसल्ली से मेरी बात सुन ले। अब मैं स्पेसिफिक एग्जांपल के साथ बोलता हूं। अगर प्रेफरेंस शेयर इशूड एट पार है और रिडीमेबल भी एट पार है, तो उसका कूपन रेट उसकी आईआरआर होगी। ओके? दूसरा जुमला ध्यान से सुने। अगर कोई बॉन्ड इशूड एट पार है और रिडीमेबल एट पार है, तो उसका कूपन रेट नेट ऑफ टैक्स उसकी आईआरआर होगी। क्लियर? मैं भी यही बोला। डिबेंचर और बॉन्ड एक ही चीज है, जो बॉन्ड और डिबेंचर 100% एक ही चीज है। आपको कौन समझा गया कि दोनों में फर्क है? वो चैप्टर 10 के कंसेप्ट में उसने कहा था सिक्योर्ड लॉन्ग अनसिक्योर्ड। कैश फ्लो के हवाले से कोई फर्क नहीं है दोनों में। डिबेंचर लोन की कैटेगरी में भाई, प्रेफरेंस शेयर नहीं है, शेयर शेयर है, डिबेंचर डिबेंचर है, डिबेंचर बॉन्ड है, डिबेंचर लोन है, डेट है, डिबेंचर डेट है। टैक्स डिडक्ट होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि उस पर डिबेंचर पे जो मिलता है वो इंटरेस्ट है। भाई ठीक है अभी? यस सर, अब ओके। चले अब ओके, आगे चलते हैं। दूसरी ऑप्शन, इशू 9% बॉन्ड ऑफ ₹1000 ईच। अब ये इशू एट पार हो रहा है, अब रिडीमेबल भी एट पार हो जाए ना, क्या ही बात है। Issued of 9% bond at 5000. The bondholder would have right to either convert each bond into 35 ordinary share, convertible है, or redeem it at a premium of 8% at the end of 4th year. या redeem कर लें प्रीमियम पे। इसका मतलब है प्रीमियम पे इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार वाला रूल यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कन्वर्ट हो रहा है और रिडीम भी हो रहा है, तो एट पार पे नहीं हो रहा। इसका तो हमें आईआरआर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मानते हैं कि नहीं मानते? क्यों? इसमें इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार नहीं होगा, रिडीमेबल एट प्रीमियम है।
द मार्केट वैल्यू ऑफ जीएल शेयर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 7% पर, ये किस लिए दिया उसने? हाँ, हायर ऑफ टर्मिनल वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू, ये कन्वर्जन वैल्यू, ये शेयर कन्वर्जन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब देखिए उसने 3 तरीके दिए हैं। एक तरीका उसने हमें अपनी बुक में सिखाया था, जब कन्वर्टिबल बॉन्ड हो तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है। दो तरीके पास पेपर में सिखाए हैं। मैं तीनों तरीके आपके सामने रखता हूं, उनमें से एक तरीका गलत है। पहला तरीका, जब कन्वर्टिबल बॉन्ड हो ना तो आपने जो उसकी टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए शेयर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, पहला मेथड वो जो 4 साल बाद वाली शेयर की वैल्यू दी हुई है ना वो यूज करें। दूसरा मेथड आज की शेयर वैल्यू यूज करें। तीसरा मेथड आज की शेयर वैल्यू 4 साल के ग्रोथ रेट के साथ बढ़ा के यूज करें। बताइए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? 4 साल के बाद की जो वैल्यू है वो यूज करो। चलो वो नहीं दी तो आज की वैल्यू को 4 साल ग्रो करके यूज करो। और जो सबसे घटिया तरीका है आज की, देखा आपने उसी वक्त एतराज उठा दिए थे, वो 10-15 मिनट इसी के ऊपर हम डिस्कशन करते रहे थे। कैसे 4 साल बाद कन्वर्ट होना है, 4 साल बाद की वैल्यू यूज करनी चाहिए, आज की क्यों यूज कर रहे हैं? और मैंने कहा था मजबूरी है मेरी। क्या मजबूरी थी मुझे? तो गिवन ही नहीं थी ना, ना 4 साल बाद की वैल्यू दी थी उसने शेयर की, ना ग्रोथ रेट दिया था कि हम बढ़ा के ले जाते। तो यहाँ पे उसने जो हमें ग्रोथ रेट दिया है शेयर का 7% किस लिए दिया है? 4 साल बाद की वैल्यू। 4 साल बाद की वैल्यू। तो अब हमने IRR कैलकुलेट करना है, इसका कैलकुलेट करें IRR। चलिए जी कर लेते हैं IRR। अब देखिए, अच्छा मुझे बताइए ये जो रिडीम हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है दोनों सेम पीरियड पे हो रहे हैं, तो इसका मतलब है दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, एक ही कैलकुलेशन हो। टर्मिनल वैल्यू दोनों में से हायर की ले लूंगा मैं, ठीक है। टर्मिनल, अब देखिए IRR कैसे कैलकुलेट देखने में भूलना क्या हूं। पहले NPV कैलकुलेट करनी है एट गिवन रेट, जो कि कितना है 9%। 9% है, 4 साल तक है, ये आएगा 9% इंटू 1000, 90 और 30% के साथ नेट करना है। 90 इंटू 70%, 7 9 63, हाँ जी 63 पहुंच गए। 1000 फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, फिर मल्टीप्लाई करें 0.7, 1000 इंटू 9% इंटू 70% इज इक्वल टू 63। क्लियर? तो ये 4 साल है ना, 4 साल तो क्या किया मैंने 63 इंटू 1 माइनस 1.09 पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.09। अब प्लस क्या करना है? टर्मिनल वैल्यू ऐड करनी है। टर्मिनल वैल्यू क्या है? रिडेम्पशन वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू, विच एवर इज हायर। टर्मिनल वैल्यू, आखिरी वैल्यू कौन सी लेनी है? रिडेम्पशन वैल्यू कि कन्वर्जन वैल्यू, विच एवर इज हायर। रिडेम्पशन वैल्यू क्या है? 1000 इंटू प्रीमियम 10% है 1.1, 1100 पहुंच गया। 1100 के नहीं, क्या कैलकुलेशन शो करवा दूं? कैसे? 1000 इंटू 1.1 10% प्रीमियम पे है, 1100 आ गया। ये आगे लिख रहे हैं, रिडेम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 1100 लिखे। रिडेम्पशन वैल्यू इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.1 इज इक्वल टू 1100। अब आगे लिखे कन्वर्जन वैल्यू इज इक्वल टू कितने शेयर मिलेंगे? 35
एक बॉन्ड के बदले में, और उनकी वैल्यू कितनी है, शेयर की आज की वैल्यू कितनी है 25 ऊपर पड़ी है। तो ये फार्मूला आ जाएगा 35 इंटू 25 चलेगा नहीं भाई, 25 को 4 साल ग्रो तो करो, तो फिर करें 35 इंटू 25 इंटू 1.07 पावर 4। नहीं समझ आई ना कैलकुलेशन कैसे हुई है। नंबर ऑफ शेयर 35 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस 25, लेकिन प्राइस आज की है, इसको 4 साल तक लेके जाओ ना, तो इसको 25 इंटू 1.07 की पावर 4, ये 1.07 पावर 4 क्यों किया, 4 साल आगे लगे, क्योंकि जहां कन्वर्जन होगी वो चाहिए ना प्राइस। 4 साल बाद शेयर 25 पे थोड़ा ही खड़ा होगा, पर 4 साल बाद भी शेयर 25 पे खड़ा होगा, डायरेक्टर को चौंक में खड़ा करके जूते मारेंगे शेयर होल्डर, कहते हैं 4 साल ये 4 साल में उधर के उधर ही खड़े हो। हाँ अच्छा, वो कहेगा सीए में पुरानी आदत पड़ी थी, डायरेक्टर बोलेगा है 4 साल बाद भी उतने, घर वाले पूछे कितने पेपर अभी होने वाला है सीए, 4 साल बाद भी पूछते हैं सीए होने वाला है अभी क्वालिफाइंग अटेम्प्ट। ये बात समझ आई। तो क्या आया, मैं भी कैलकुलेट कर लूँ 11। देखिए कहें तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन करके दिखा दूं, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट कहते होते हैं करके दिखा दे सर, ये ऑनलाइन वाले स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट कहते होते हैं। अब मैंने चूंकि टर्मिनल वैल्यू लेनी है, तो टर्मिनल वैल्यू होगी, टर्मिनल वैल्यू मीन आखिरी वैल्यू जो आखिरी साल लेते हैं। रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.1 1100, और कन्वर्जन वैल्यू कितनी है 35 शेयर्स होंगे, एक शेयर की वैल्यू 25 है आज की, लेकिन इसको 4 साल तक बढ़ाना है 7% ग्रोथ रेट के साथ पावर 4। तो ये आ गई 35 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 1.07 पावर 4, 1146.94, यानी 1147 विच एवर इज हायर। तो अब मैं 1147 मल्टीप्लाइड बाय 1 पावर -4 और माइनस एनपीवी कैलकुलेट करनी है ना, तो इनिशियल मार्केट वाले आप भूल गए थे ना माइनस करना, -1000 कितना आया 16.6 प्लस है 67 है जी, 7 कर ले 67 प्लस है। अब मैं हिसाब किताब लगा लूँ, पॉजिटिव है 0 की तरफ लेके जाना है, बढ़ाना पड़ेगा 9% है अभी, बढ़ा के क्या करें 10 करें कि 11, कितने स्टूडेंट का ख्याल है 10 करें, कितनों का ख्याल है 11 करें, कितनों का ख्याल है 12 करें, और 12 वाले ज़्यादा हैं 12 करते हैं। सारा कुछ यही करना है, एनपीवी एट 12%, 63 इंटू 1 माइनस 1.12 पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.12 प्लस 1147 मल्टीप्लाइड बाय 1.12 पावर -4 माइनस 1000 इज इक्वल टू -79.7। और अब IRR क्या होगा, IRR क्या होगा, लोअर रेट यानी डायरेक्ट कर रहा हूं 9% प्लस एनपीवी एट लोअर रेट 16.67 डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस एनपीवी एट हायर रेट, माइनस माइनस प्लस हो गया, आपको पता है ना प्लस हो जाता होता है, इनटू डिफरेंस कितना है 9 और 3%। ये तो थोड़ा सा ही आएगा, 9% से थोड़ा सा ऊपर आएगा, 30 और 80, 5 हिस्से उधर, एक हिस्सा इधर आ गया, छठा हिस्सा, ये तो 9.17 के लगभग नहीं आएगा, 5.2 आया, हाँ 3 था उसका, 9.52%। देखें यही है,
डायरेक्ट मेथड ना भूला मेरा भाई, वर्किंग नहीं शो करवाएंगे आई कि आपको कैसे पता चलेगा? हमने बड़ी मेहनत की है। ये लग रहा है ना अच्छी, इतनी बड़ी बड़ी कर, मुझे खुद अच्छा लग रहा है कि ये काम सारा मैंने किया गया। शाबाश शाबाश। 9.52 क्लियर जी? कोई प्रॉब्लम? अब कॉस्ट कैलकुलेट करें। ऑर्डिनरी शेयर्स, सेकंड ऑप्शन, बैंक लोन, और फिर क्या था? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। बॉन्ड और डिबेंचर में क्या फर्क है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में कोई फर्क नहीं है कैलकुलेशन के वाले से, दोनों इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल। ऑर्डिनरी शेयर सेम वही 125 9.6%, बैंक लोन 25 5.6%, कन्वर्टेबल बॉन्ड कितना? 150 मिलियन ही आएगा, ऊपर भी 150 था, चाहिए ही पैसे इतने। और कॉस्ट कितनी है? 9.52%। आ जाए आप 125 50 300 जी। एक मिनट अभी पहले इसको कर लें, रेलिवेंट क्वेश्चन पहले ये कंप्लीट कर ले, फिर उसके बाद आता हूँ क्वेश्चन। ऑर्डिनरी शेयर 125 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 9.6, 4%। बैंक लोन 25 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 5.6, 0.47। कन्वर्टेबल बॉन्ड 150 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 9.52, 4.76%। ऐड कर लें 9.23%। तो ऑप्शन ए बेहतर है कि ऑप्शन बी? क्लियर जी? चेक पॉइंट, कोई प्रॉब्लम? हमने मेरे से भाई से पूछे, भाई से भाई इसीलिए आता है रोज, बताइए क्या? शाबाश। उन्होंने कहा सर अगर हमने इन दोनों को ही कंपेयर करना है तो ये वाली कैलकुलेशन क्यों करते हैं? क्योंकि ये वाली कैलकुलेशन में ये वाली कैलकुलेशन यूज होती है। ये वाली कैलकुलेशन में ये ऊपर किया तो नीचे यूज कर रहे हैं ना। ऊपर यूज समझ लीजिए आपकी वर्किंग है, उसकी फिगर्स को आपने नीचे यूज किया है। अगर बीटा चेंज हो तो फिर तो ये भी चेंज हो जाएगी, फिर तो हम ये एज इट इज यूज नहीं कर सकते जी। फिर ऊपर वाली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, बाज़ औक़ात वो क्वेश्चन में रिक्वायर भी करता है। हाँ जी, आपने हमेशा पहले एग्जिस्टिंग को कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद ऑप्शंस 1 और 2 के साथ ऐड करना है जी। अगर बीटा चेंज हो तो उन दोनों के साथ कंपेयर कर दें। नहीं, सुन ले रीजन, क्योंकि आपकी सिर्फ कॉस्ट चेंज नहीं होती बल्कि कैपिटल स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। यहाँ पे इसके वेट कुछ और हो सकता है और नीचे आके उसका वेट हो सकता है डिफरेंट। यहाँ पे 125 डिवाइडेड बाय 150, इसका वेट 50% से भी ज्यादा है। यहाँ पे इसका वेट 50% है, समझ रहे हैं? है ना? हाँ जी 50। तो कैपिटल स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है, बाजू का तो न्यू ऑप्शन ऐड होने से कॉस्ट भी चेंज हो जाती है, वैल्यू भी चेंज हो जाती है। आपने करना है, भाई ने बोल दिया करने का तो फिर करने का, ठीक है भैया। आप ना करके आए, उसने मार्किंग स्कीम में उसके नंबर दे देता है। ये एक दफा ये गलती मैंने की थी कि वह डायरेक्ट कर लिया, बाद में जब मार्किंग स्कीम देखी उसने एग्जिस्टिंग को भी कैलकुलेशन करी हुई थी। और वैसे भी वो पार्ट ए मुमी तौर पे आपको पता है यही कहता है। पार्ट ए क्या कहता है मुमी तौर पे? तो कहे ना कहे आपने करनी है, और वैसे भी आपने डायरेक्ट करनी है, आपको कौन सा टाइम लगना है ज्यादा, आपने करनी है डायरेक्ट। क्लियर जी? इस क्वेश्चन में कोई क्या नई चीज सीखी हमने? ना, जो नई चीज सीखी है जब तक सफे पे लिखेंगे नहीं तो आपने टाइम जाया किया। क्या इस क्वेश्चन में नहीं, अगर कोई नई चीज नहीं सीखी, टाइम जाया किया हमने।
हाँ, अगर अगर प्रेफरेंस शेयर इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार, तो लिखें, इसको लिख लें। लेकिन अगर बॉन्ड इशूड एट पार और रिडीमेबल एट पार हो तो फिर भी कूपन रेट, लेकिन नेट ऑफ टैक्स। और कोई चीज सीखी हमने? और सीखी ना, शेयर प्राइस ग्रोथ रेट दी हो तो फिर हम 4-5 साल बाद की शेयर की प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। हम 4-5 साल बाद की भी शेयर प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। इस साल की, इस आज के दिन की शेयर प्राइस तो डीवीएम से होती है ना, या खुद दे देता है या डीवीएम से होती है? आज के दिन की शेयर प्राइस कैसे होती है फाइंड? या खुद दे देता है या डीवीएम से? और 4 साल बाद की शेयर प्राइस कैसे फाइंड होगी? ग्रोथ रेट से। ये भी हमें पता चला, 4 साल बाद की शेयर प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ये भी नई चीज थी हमारे लिए। लिख लो, लिख लो, मैं 4 साल बाद के शेयर की प्राइस भी कैलकुलेट कर सकता हूं। लिख ले, ग्रोथ रेट से। आगे ब्रैकेट में लिखते हैं ना, ग्रोथ रेट से। और क्या है? और कोई नई चीज नहीं सीखी, सिर्फ ये 2 चीजें सीखी हमने। -1000 क्यों किया है हमने? इसलिए कि हम प्रेजेंट वैल्यू नहीं बल्कि नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इनिशियल मार्केट वैल्यू है। अब आपका सवाल ये कि इनिशियल मार्केट वैल्यू 1000 ये कैसे है? ये इसने इशू किया है, किस में इशू किया है? कंपनी शेयर इशू करेगी, बॉन्ड इशू करेगी, किस प्राइस पे करेगी? मार्केट वैल्यू पे कि किसी और वैल्यू पे? मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू पे करेगी ना। नहीं, हमारे घर में फर्ज कीजिए वालदा ने ज्वेलरी रखी हुई है, ठीक है, वो पुरानी कोई ज्वेलरी है, वो कॉस्ट उसकी तब थी फॉर एग्जांपल 25,000 रुपये तोला, और आज बच्चे के कॉलेज की फीस देनी है, तो जब उसको मार्केट में जाके सेल करेंगे, मार्केट क्या, हाँ, आपकी, आप लोगों की, वालदा ने जो ज्वेलरी संभाल के रखी हुई है, कब वालदा बेचती है? जरूरत के वक्त। और सबसे बड़ी जरूरत की आपकी जरूरत ही, उनकी जरूरत, अपनी जरूरत के लिए थोड़ी बेचते हैं, ठीक है। तो आज की प्राइस मार्केट वैल्यू पे इशू होगी ज्वेलरी के फेस वैल्यू जो 10, 15, 20 साल पहले जब खरीदा था तब रसीद के ऊपर जो प्राइस थी उस पर इशू होगी। बताइए किस पे होगी? तो ये 1000 जो है, हर बंदा अपनी चीज मार्केट में जब बेचेगा ना, वो मार्केट वैल्यू, करंट मार्केट वैल्यू पे ही बेचेगा। कंपनी ने जो अपना बॉन्ड इशू करना है मार्केट में 1000 पे कर रही है, तो मार्केट वैल्यू एक पे ही कर रही है। ये तो हमने चैप्टर 10 में भी पढ़ लिया था कि कंपनी ने, जब उसने सिखाया था हमें कि जब स्टॉक एक्सचेंज डाउन जाए ना तो शेयर इशू ना करना, सिखाया था कि नहीं? क्यों? क्योंकि शेयर इशू करेंगे तो करंट मार्केट प्राइस पे इशू होगा ना, और करंट मार्केट प्राइस डाउन, पैसे का। तो ये जो 1000 है, ये क्या है? मार्केट वैल्यू ही है। एनबीवी के लिए इसी को लेस करना है। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? असाइनमेंट मिल गई आपको आज की, नोट्स भी मिल गए आज के, अब तो कोई बहाना नहीं है। चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।